हेलो फ्रेंड्स, इन्फॉर्मेशन इज लाइफ में मैं डॉक्टर रेणु सिंह अपने सभी व्यूवर्स का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मेल इनफर्टिलिटी सीरीज़ में मैं आज आपके साथ अनएक्सपेक्टेड मेल इनफर्टिलिटी के बारे में बात करूँगी, जिसमें कई पेशेंट को मेल अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी के बारे में कहा जाता है कि जिसका कोई भी कारण न पता चल सके वो मेल अनएक्सप्लेन्ड मेल इनफर्टिलिटी में आता है। ये एक मोस्ट रिक्वेस्टेड टॉपिक पर वीडियो है फ्रेंड्स, जिसमें तमाम सारे पेशेंट ने ये बात पूछी है कि मैम गर्भधारण नहीं हो रहा है तो कौन सा टेस्ट कराएं और क्या ट्रीटमेंट लें। तो फ्रेंड्स, अगर आप या आपके आसपास का कोई भी व्यक्ति अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी से प्रभावित है तो उसे ये वीडियो शेयर कीजिए, और अगर आप खुद इस परेशानी से ग्रसित हैं तो आप भी इस वीडियो में बने रह सकते हैं। फ्रेंड्स, इससे पहले की वीडियोस में मेल इनफर्टिलिटी सीरीज और भी वीडियोस उपलब्ध हैं। इन सभी वीडियोस का लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा। तो अब चलते हैं आज के टॉपिक की ओर। फ्रेंड्स, यदि आपको इनफर्टिलिटी की समस्या है तो आपको यह समझना पड़ेगा कि यह समस्या एक पर्सन की नहीं है, बल्कि आप दोनों पार्टनर यानी कपल की समस्या है। और समझें कि मेल और फीमेल दोनों पार्टनर को टेस्ट होने बहुत ही ज़रूरी है, इसलिए दोनों पार्टनर टेस्ट कराएं ताकि सही समय पर सही इलाज हो सके। अगर आप बारी बारी से टेस्ट कराएंगे तो टाइम ज़्यादा लगेगा, और जब तक आपका पार्टनर सही होता है या होती है, दूसरे पार्टनर में कोई ना कोई प्रॉब्लम आ जाती है। ऐसा मेरे कई सारे पेशेंट के साथ होते हुए मैंने देखा है। इसलिए इलाज का सही तरीका यही है कि आप दोनों पार्टनर टेस्ट कराएं। अब सबसे पहले मेल पार्टनर के लिए इनफर्टिलिटी टेस्ट के बारे में बात करेंगे। मेल इनफर्टिलिटी टेस्ट सीमेन एनालिसिस टेस्ट होता है, जिसमें स्पर्म की जांच की जाती है। इस टेस्ट के लिए कोई भी पेशेंट या व्यक्ति जब भी जाए तो उसे 5 दिन या कभी कभी 7 दिन तक अपने पार्टनर के साथ संबंध रखे बिना ही सीमेन टेस्ट के लिए एडवाइस किया जाता है। 7 दिन तक बिना संबंध बनाए अपना सीमेन टेस्ट के लिए ही दें। याद रखें, सीमेन लैब में 30 मिनट के अंदर पहुंच जाना चाहिए, तभी सही जांच हो सकती है। या सीमेन देने के लिए लैब का वॉशरूम प्रयोग करें। फ्रेंड्स, सीमेन रिपोर्ट में स्पर्म काउंट 15 मिलियन यानी 15 मिलियन पर ml से ज़्यादा होना चाहिए। स्पर्म मोटेलिटी 40% से ज़्यादा होनी चाहिए और स्पर्म की मार्फोलॉजी 4% से ज़्यादा होनी चाहिए। यदि सीमेन एनालिसिस रिपोर्ट में कोई एबनॉर्मेलिटी दिखती है तो हम फिर आजकल मेल इनफर्टिलिटी में एक एडवांस टेस्ट स्पर्म डीएनए फ्रेगमेंटेशन इंडेक्स टेस्ट कराते हैं, जो कि हर कपल को रेकमेंड नहीं किया जाता है। आइए जानते हैं कि डीएनए फ्रेगमेंटेशन क्या है। डीएनए फ्रेगमेंटेशन इंडेक्स यानी डीएफआई टेस्ट पुरुषों में सीमेन टेस्ट के साथ कराया जाता है। जिन पुरुषों में सीमेन रिपोर्ट नॉर्मल है पर अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी हो गई है, उन्हें भी डीएनए फ्रेगमेंटेशन इंडेक्स टेस्ट कराने की सलाह दी जाती है। ऐसे पुरुषों को भी डीएनए फ्रेगमेंटेशन इंडेक्स टेस्ट कराने की सलाह दी जाती है जिनका काउंट, मोटेलिटी या मार्फोलॉजी में कोई भी एबनॉर्मलिटी होती है। कभी कभी पुरुषों की काउंट, मोटेलिटी और मार्फोलॉजी सब कुछ नॉर्मल होते हुए भी कपल कंसीव नहीं कर पा रहा होता है, तो भी डीएनए फ्रेगमेंटेशन इंडेक्स टेस्ट यानी डीएफआई टेस्ट कराने की सलाह दी जाती है। अब जानते हैं कि डीएनए फ्रेगमेंटेशन इंडेक्स रिपोर्ट क्या है। यानी डीएनए फ्रेगमेंटेशन रिपोर्ट सीमेन में एक स्पर्म की ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस के बारे में बताता है। यानी हम कह सकते हैं कि पेशेंट में कंटिन्यू स्ट्रेस के कारण स्पर्म का जेनेटिक मटेरियल खराब हो जाता है और वो सही तरीके से काम नहीं कर पा रहा होता है। तो ऐसे मरीज जिनकी सीमेन रिपोर्ट तो नॉर्मल होती है, लेकिन वास्तव में ये डैमेज स्पर्म होते हैं जो कंसीव कराने में असमर्थ हो जाते हैं या असक्षम रहते हैं। डीएनए फ्रेगमेंटेशन इंडेक्स की रिपोर्ट में अगर डीएनए फ्रेगमेंटेशन नॉर्मल वैल्यू 15% से कम होती है, अगर डीएनए फ्रेगमेंटेशन वैल्यू 15% से ज़्यादा होती है तो है। यदि पेशेंट की रिपोर्ट में डीएफआई 15 to 25% पर रिपोर्ट टेस्ट होता है, यदि पेशेंट में डीएफआई 25% से ज़्यादा है तो हम पेशेंट को स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट देकर उन्हें लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन की सलाह देते हैं। यदि पेशेंट में डीएफआई
50% से ज़्यादा है या 50% है तो हम पेशेंट के टेस्टिकुलर बायोप्सी से स्पर्म कलेक्ट करते हैं। फ्रेंड्स, डीएफआई एक सीमेन रिपोर्ट के साथ कराए जाने वाला टेस्ट है जो ये जानकारी देता है कि पेशेंट के स्पर्म में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस का लेवल क्या है, यानी जिन मेल पेशेंट की सीमेन रिपोर्ट नॉर्मल है फिर भी कंसेप्शन यानी कंसीव में प्रॉब्लम है तो इस टेस्ट से सही जानकारी प्राप्त हो जाती है कि पुरुष का स्पर्म महिला के अंडे को फर्टिलाइज करने में सक्षम है या नहीं है। यही एडवांस टेस्ट डीएफआई टेस्ट या डीएनए फ्रेगमेंटेशन इंडेक्स टेस्ट कहलाता है, जो नॉर्मल सीमेन एनालिसिस से अलग होता है। डीएफआई एक एडवांस स्पर्म टेस्ट होता है जिसमें स्पर्म का जेनेटिक मटेरियल चेक किया जाता है। फ्रेंड्स, अगर आपकी डीएनए फ्रेगमेंटेशन रिपोर्ट 15% से कम है तो आप नॉर्मल कंसीव करने के लिए ट्राई कर सकते हैं, लेकिन अगर 30 to 50% है तो आपको आईवीएफ या ICSI करने की सलाह दी जाती है। स्पर्म सबसे छोटा माइक्रोन है, इसका साइज लगभग 4 to 5 माइक्रोन होता है। स्पर्म के डीएनए में प्रोटामिन्स होते हैं। जब कभी आपकी लाइफ स्टाइल या स्ट्रेस आपको प्रभावित करता है तो ऐसी कंडीशन में डीएनए के फंक्शनिंग पर प्रभाव पड़ता है और ये सिंगल या डबल ब्रेकेजिंग का कारण बनता है, यानी कि आपके डीएनए खंड खंड में टूट जाते हैं। यदि डीएनए ब्रेक हो गए हैं तो स्पर्म की फर्टिलाइजेशन क्षमता पे असर पड़ता है, यानी कि फर्टिलाइजेशन क्षमता कम हो जाती है। अगर डीएनए इंडेक्स में किसी महिला को कंसीव हो भी गया हो तो महिला का मिसकैरेज हो जाता है। स्पर्म डीएनए डैमेज बहुत सारे कारणों से हो सकता है फ्रेंड्स। इसमें सबसे पहला कारण है एज फैक्टर। जिन पुरुषों में एज बढ़ने के साथ साथ डीएनए इंडेक्स को प्रभावित होता है, जैसे जैसे एज बढ़ती है डीएनए का रिपेयर मैकेनिज्म भी प्रभावित होता जाता है, क्योंकि रिपेयर मैकेनिज्म भी कमज़ोर होते जाते हैं। बढ़ती उम्र के साथ साथ जो आपके स्पर्म की परफॉर्मेंस को प्रभावित करते हैं। स्मोकिंग, स्ट्रेस और पॉल्यूशन के साथ साथ हैवी वेट का होना भी डीएनए फ्रेगमेंटेशन का कारण हो सकता है। इसलिए एक हेल्थी लाइफ स्टाइल फॉलो करें और एक हेल्थी डाइट भी फॉलो करें। फ्रेंड्स, वेरिकोसील के कारण भी डीएनए फ्रेगमेंटेशन हो सकता है। जिन पेशेंट को कीमोथेरेपी दी जा रही है उन्हें भी डीएनए फ्रेगमेंटेशन की प्रॉब्लम हो सकती है। फ्रेंड्स, एक्सरे एक्सपोजर से भी डीएनए फ्रेगमेंटेशन हो सकता है। स्पर्म डीएनए फ्रेगमेंटेशन को डायरेक्ट टेस्ट और इनडायरेक्ट टेस्ट के माध्यम से किया जाता है। अब जान लेते हैं कि डायरेक्ट टेस्ट में स्पर्म डीएनए डायरेक्ट टेस्ट करते हैं। इसमें टनल टेस्ट होता है जिसमें डीएनए डैमेज चेक किया जाता है। इनडायरेक्ट टेस्ट में स्पर्म का क्रोमैटिन स्ट्रक्चर यानी कि यस से टेस्ट किया जाता है। इसमें डिस्पर्सन टेस्ट यानी SCD किया जाता है और दूसरा है कॉमेट टेस्ट। ये दोनों टेस्ट स्पर्म के क्रोमैटिन स्ट्रक्चर के अंतर्गत आते हैं, जिसमें इनडायरेक्ट टेस्ट होता है। सबसे ज़्यादा स्पर्म क्रोमैटिन स्ट्रक्चर टेस्ट किया जाता है। इसे टेस्ट में ये पता चलता है कि कितने परसेंट स्पर्म डैमेज हुआ है। 15% से कम नॉर्मल माना जाता है, 15 से 30% तक बॉर्डर लाइन मानी जाती है। यदि 30% से ज़्यादा डीएनए फ्रेगमेंटेशन है तो इसे एबनॉर्मल माना जाता है। यदि किसी पुरुष में SC में 30% से ज़्यादा स्पर्म डीएनए फ्रेगमेंटेशन है तो उन्हें इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम हो सकती है। 30% से ज़्यादा डीएनए फ्रेगमेंटेशन या IUI फेल होने की संभावना ज़्यादा होती है। फ्रेंड्स, अगर कोई भी कपल पेशेंट इनफर्टिलिटी फेस कर रहा है और हमें नॉर्मल दवा भी उसे अगर देनी है तो भी ये टेस्ट जरूरी है, ताकि सही कारण का पता लगाया जा सके और टाइम की बचत की जा सके, क्योंकि अक्सर मरीज इंतजार में काफ़ी टाइम खत्म कर चुके होते हैं। एक खास बात यह है कि इंडिया में मेल पेशेंट सबसे बाद में अपना टेस्ट कराते हैं, तो ऐसा ना करें, क्योंकि मेल पेशेंट के टेस्ट बेसिक होते हैं और 100 से 200 रुपीज़ में सेमेन एनालिसिस टेस्ट लगभग सभी जगह अवेलेबल हो जाता है, क्योंकि यह बिल्कुल कॉमन टेस्ट है और किसी भी लैब में सामान्यतः किया जा सकता है। फ्रेंड्स, फीमेल फर्टिलिटी टेस्ट में महिला के प्रेग्नेंट होने के लिए बच्चेदानी का, फैलोपियन ट्यूब का और ओवरीज का यानी अंडेदानी का नॉर्मल होना बहुत ज़रूरी है।
इसके बाद हम महिला के पीरियड साइकिल को चेक करते हैं कि वो रेगुलर है या नहीं रेगुलर है। साथ ही महिला की एज और वज़न भी चेक किया जाता है, ताकि ये सारी चीज़ें एक फीमेल को कंसीव करने के लिए बहुत मायने रखती हैं। फिर महिला का हार्मोन टेस्ट जैसे AMH टेस्ट यानी एंटी मुलेरिन हार्मोन टेस्ट किया जाता है। इसके साथ ही थायराइड टेस्ट और प्रोलैक्टिन टेस्ट भी किया जाता है, जो कि इंडिया में फीमेल इनफर्टिलिटी का कॉमन काज है। पेल्विस और बच्चेदानी यानी यूट्रस की जांच करने के लिए हम अल्ट्रासाउंड भी करते हैं। एक्सरे या अल्ट्रासाउंड के लिए फैलोपियन ट्यूब्स की जांच की जाती है। अगर एक्सरे के द्वारा ट्यूब की जांच होती है तो उसे HSG यानी हिस्टेरोसाल्पिंगोग्राफी कहते हैं, और यदि सोनोग्राफी के द्वारा टेस्ट करते हैं तो उसे SSG कहा जाता है। HSG या SSG के टेस्ट से यह पता चलता है कि फैलोपियन ट्यूब्स खुली है या नहीं खुली है, या उस ट्यूब का स्ट्रक्चर कैसा है। फ्रेंड्स, मेल में एज बढ़ने के साथ साथ हार्मोन चेंज होने लगते हैं, जिसकी वजह से लो स्पर्म काउंट, मेल इनफर्टिलिटी, इरेक्टाइल डिसफंक्शन, ये सब मेल में एज बढ़ने के साथ ही हार्मोन में भी चेंज के कारण होने लगता है, जिसमें टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन की कमी के कारण भी आपकी फर्टिलिटी पर प्रभाव पड़ सकता है, जिसके कारण आपको लो स्पर्म काउंट, मेल इनफर्टिलिटी, इरेक्टाइल डिसफंक्शन की प्रॉब्लम फेस करना होता है। फ्रेंड्स, अगर आपका स्पर्म DNA फ्रेगमेंटेशन बढ़ा हुआ आ रहा है तो सबसे पहले आप अपनी लाइफ स्टाइल को ठीक करिए। अगर आप स्मोकिंग या ड्रिंकिंग करते हैं तो उसे तुरंत स्टॉप करिए। वजन पर कंट्रोल करिए, आप ओवरवेट नहीं होने चाहिए। साथ ही एंटीऑक्सीडेंट रिच डाइट फॉलो करिए। फिर भी इन्फेक्शन का पता लगाइए। साथ ही अच्छे डॉक्टर से कंसल्ट करिए। इसके ट्रीटमेंट में स्ट्रांग एंटीऑक्सीडेंट, जिंक और विटामिन C एंड E सप्लीमेंट से पेशेंट को फ़ायदा होते देखा गया है। फ्रेंड्स, नए स्पर्म 70 to 90 डेज यानी लगभग 3 महीने में फर्म हो जाता है। ऐसे में एंटीऑक्सीडेंट थेरेपी 3 महीने के लिए ही दी जाती है। इसमें अधिकतर पेशेंट को इम्प्रूवमेंट होते देखा गया है। फ्रेंड्स, यदि किसी व्यक्ति का या किसी पेशेंट का बार बार IUI फेल हो रहा है या अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी है, यानी कि सारी सीमेन रिपोर्ट नॉर्मल है पर कंसीव नहीं हो रहा है, तो भी SCSA यानी स्पर्म क्रोमैटिन स्ट्रक्चर अस्से टेस्ट कराते हैं और इनफर्टिलिटी के कारण का पता लगाते हैं। कुछ ऐसे केस भी हमारे पास आते हैं जिसमें रिपीटेड मिसकैरेज होते रहते हैं, तो ऐसी सिचुएशन में भी उनमें कहीं ना कहीं कुछ % DNA फ्रेगमेंटेशन की भागीदारी होती है। फ्रेंड्स, स्पर्म DNA फ्रेगमेंटेशन टेस्ट एक एडवांस टेस्ट है, तो इस टेस्ट की अवेलेबिलिटी हर जगह आसानी से उपलब्ध नहीं है और ये थोड़ा महंगा टेस्ट भी है, जो लिमिटेड लैब पर ही अवेलेबल है। इसलिए जिन पेशेंट को अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी है या बार बार IUI फेलियर हो रही है, तो ऐसे पेशेंट को ये टेस्ट रेकमेंड किया जाता है। यानी जिनको रिपीटेड मिसकैरेज की प्रॉब्लम होती है उनको भी DFI टेस्ट कराया जाता है। फ्रेंड्स, ये जानकारी अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी पेशेंट के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगी, ऐसा मैं आशा करती हूँ। फ्रेंड्स, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आप तक हर उपयोगी जानकारी पहुँच सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।